नमस्कार और आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि एक मामूली सी चिट्ठी कैसे हजारों मजदूरों को उनका हक दिला सकती है? या फिर कैसे कोई भी आम नागरिक पूरे समाज के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है? जी हाँ, ये ताकत हमें मिलती है लोकहितवाद से, जिसे हम पीआईएल भी कहते हैं। समझिए कि ये वो चाबी है जिसने भारत में न्याय के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। चलिए आज इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है, प्रश्न 16, लोकहितवाद क्या है? व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी क्रांति का नाम है। इस पूरी चर्चा में हम ये जानेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसने आम लोगों को कैसे इतनी ताकत दी और ये आज भी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। अच्छा, पीआईएल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। एक समय था जब अदालत का दरवाजा हर किसी के लिए खुला नहीं था। एक बहुत पुराना और सख्त नियम था जो बहुत से लोगों को न्याय की दहलीज तक पहुंचने ही नहीं देता था। देखिए, पहले एक सिद्धांत था जिसे लोकल स्टैंडाई कहते थे। इसका मतलब बड़ा सीधा था कि भाई, चोट जिसे लगी है अदालत भी वही जाएगा, यानी सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही कोर्ट जा सकता था। लेकिन जरा सोचिए, एक गरीब अनपढ़ मजदूर जिसके पास ना पैसा है ना जानकारी, वो कैसे अपने हक के लिए लड़ेगा? बस इसी अन्याय को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को बदल दिया और एक नया सिद्धांत दिया। अब कहा गया कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो जनता के हित में कोई भी जागरूक नागरिक या कोई संस्था उसकी आवाज बनकर अदालत आ सकती है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था। और बस इसी नए सिद्धांत से जन्म हुआ लोकहितवाद का। यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने न्याय को कुछ खास लोगों की पहुंच से निकालकर आम जनता के हाथों तक पहुंचाया। तो फिर ये लोकहितवाद है क्या? एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। ये वो कानूनी लड़ाई है जो किसी एक व्यक्ति के निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज या समाज के किसी बड़े हिस्से के भले के लिए लड़ी जाती है। ये उन लोगों की आवाज है जो गरीबी, जानकारी की कमी या किसी और मजबूरी के कारण खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये जस्टिस पीएन भगवती के हैं, जिन्हें भारत में पीआईएल का जनक भी माना जाता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति या समूह अपनी गरीबी या किसी और वजह से कोर्ट नहीं जा पा रहा है, तो समाज के किसी भी दूसरे व्यक्ति या संस्था का ये फर्ज बनता है कि वो उनकी आवाज बने और उनके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। असल में यही सोच पीआईएल की आत्मा है। पीआईएल ने न्यायपालिका को एक नई भूमिका दे दी, जिससे न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया। मतलब अब अदालतें सिर्फ कानूनों की व्याख्या नहीं कर रही थीं, बल्कि वे सरकार और अधिकारियों को उनके कर्तव्य याद दिला रही थीं और उन्हें पूरा करने पर मजबूर भी कर रही थीं। जब भी सरकारें अपने काम में नाकाम होतीं, तो पीआईएल के जरिए न्यायपालिका जनता के अधिकारों की ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। चलिए, अब कुछ ऐसे ऐतिहासिक मामलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने पीआईएल की ताकत को पूरी दुनिया के सामने साबित किया। ये वो मामले हैं जो दिखाते हैं कि ये कैसे आम लोगों की जीत का एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। हमारा पहला मामला है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, जो 1982 का है। इसे एशियाड वर्कर्स केस के नाम से भी जाना जाता है। ये उस समय की बात है जब दिल्ली में एशियाई खेलों की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। तो हुआ ये कि एशियाड खेलों के निर्माण काम में जो हजारों मजदूर लगे थे, उन्हें तय की गई न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही थी। तब पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को बस एक चिट्ठी लिख दी। और जानते हैं क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उस साधारण सी चिट्ठी को ही एक याचिका मान लिया और इस पर सुनवाई की, और फैसला मजदूरों के हक में आया। इस केस ने हमेशा के लिए ये बात पक्की कर दी कि न्याय पाने के लिए महंगे वकीलों की नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक की जरूरत है। एक पत्र भी न्याय का दरवाजा खोल सकता है। हमारा अगला मामला तो और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाला है। ये बंधुआ मजदूरों से जुड़ा है, जो एक तरह से गुलामी का ही आज का रूप है। मामला है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, जो 1984 में सामने आया था। इस केस में एक सामाजिक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर यह बताया कि हरियाणा की पत्थर की खदानों में बहुत से मजदूरों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है और उनकी हालत बहुत ही खराब है, अमानवीय है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने सिर्फ चिट्ठी पर भरोसा नहीं किया, बल्कि सच्चाई का पता लगाने के लिए 2 वकीलों का एक कमीशन बनाया और उन्हें मौके पर जांच के लिए भेज दिया। कमीशन की रिपोर्ट ने बताया कि आरोप बिल्कुल सही थे।
इसके बाद कोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश दिए कि वो इन सभी बंधुआ मजदूरों को आज़ाद करवाए, उनके रहने सहने का इंतजाम करे और श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करे। इस मामले से यह पता चलता है कि पीआईएल में कोर्ट सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर खुद जांच भी करवा सकता है। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लग रही है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आवाज़ें और बुलंद हो। इन शक्तिशाली मामलों को देखकर मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या पीआईएल दाखिल करना बहुत मुश्किल काम है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में इसकी प्रक्रिया को जानबूझकर बेहद आसान बनाया गया है। जस्टिस भगवती ने पीआईएल दाखिल करने के नियमों को बहुत ही सरल बना दिया। देखिए कितना आसान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जज को सिर्फ एक पत्र या एक पोस्टकार्ड लिखकर भी अपनी समस्या बता सकता है। इसके लिए किसी शपथ पत्र या भारी भरकम कानूनी दस्तावेज की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अगर कोर्ट को यह लगता है कि किसी गरीब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है तो वो उसे मुआवजा देने का आदेश भी दे सकती है। और जैसा हमने बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में देखा, कोर्ट जरूरत पड़ने पर सच्चाई का पता लगाने के लिए कमीशन भी बना सकती है। इन सब का मकसद बस एक ही था, न्याय को हर तरह की तकनीकी बाधा से आज़ाद करना। पीआईएल ने न्याय के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल फिर भी बाकी रहता है। मान लीजिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ही कोई फैसला सुना दे और बाद में ऐसा लगे कि उस फैसले से किसी के साथ घोर अन्याय हुआ है, तो क्या तब न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? आमतौर पर तो यही माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है, पत्थर की लकीर है, लेकिन न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत तो यही कहता है कि किसी के साथ भी घोर अन्याय नहीं होना चाहिए। और बस इसी सोच ने एक असाधारण, एक बहुत ही खास रास्ते को जन्म दिया। इस सवाल का जवाब है उपचारात्मक याचिका, जिसे अंग्रेजी में क्यूरेटिव पिटिशन कहते हैं। ये न्याय का वो आखिरी दरवाजा है जो तब खुलता है जब बाकी सारे रास्ते, यहां तक कि पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो चुकी हों। साल 2002 में रूपा अशोक हुर्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये व्यवस्था बनाई ताकि किसी भी हालत में न्याय की हार ना हो और किसी बहुत बड़े अन्याय को सुधारा जा सके। हाँ, ये बात सच है कि उपचारात्मक याचिका बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही रेयर मामलों में स्वीकार की जाती है, लेकिन इसका होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि हमारा न्यायतंत्र सिर्फ कानून के शब्दों से नहीं, बल्कि न्याय की भावना से बंधा है। ये इस बात का प्रतीक है कि न्याय के रास्ते कभी पूरी तरह बंद नहीं होते और किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं? लोकहितवाद सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक विश्वास है। ये इस बात का विश्वास है कि एक जागरूक नागरिक की आवाज में पूरे समाज को बदलने की ताकत होती है। इसने ये साबित किया है कि लोकतंत्र में अदालतें बड़े बड़े महलों में नहीं, बल्कि आम जनता के भरोसे पर चलती हैं। ये आम नागरिक और लोकतंत्र की सच्ची जीत है। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी ही गहरी समझ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।